दुनिया सो रही थी तब पश्चिम एशिया के इस सबसे खतरनाक मुहाने पर एक ऐसा दांव खेला गया जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक के कूटनीतिक गलियारों में सन्नाटा प्रसरा दिया है। अपनी खस्ता हालत, अर्थव्यवस्था और फटे जेब के बावजूद पाकिस्तान ने सीधे महाशक्तियों के इस खूनी खेल में अपनी सबसे बड़ी मोहरे की बाजी फेंक दी है। एक तरफ अमेरिका की आर्थिक नाकेबंदी का चाबुक है तो दूसरी तरफ ईरान के तेवर और हॉर्मुज की खाड़ी में मंडराता महाविनाश का खतरा। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या पाकिस्तान का ये शांति दूत बनने का नया पैतरा सचमुच युद्ध की इस आग को बुझा पाएगा, या फिर ये वॉशिंगटन के आकाओं को खुश करने का रचा गया अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक ढोंग है। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का बेहद खास शो विश्व युद्ध। पश्चिम एशिया की सरजमी जब जब बारूद की लपटों से सुलगती है, पाकिस्तान अपनी खाली जेब में कूटनीति का फर्जी झुंझुना चमकाते हुए चौराहे पर आ खड़ा होता है। ये कोई नई बात नहीं है जब पाकिस्तान अपनी फजीहत उड़ाने के लिए कंगाल कूटनीति का फर्जी झुंझुना चमकाते हुए चौराहे पर आता है। दुनिया सब समझती है कि खुद पाई पाई को तरसने वाला मुल्क जब अचानक सुपर पावर और ईरान के मध्यस्तर बनने का ढोंग रचाए तो ढाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आती है। दरअसल वॉशिंगटन के आकाओं को खुश करने और अपनी जी हजूरी में नंबर बनाने के लिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आनन फानन में तेहरान दौड़ पड़े। अपने साथ वो गृह मंत्री मोहसिन नकवी की फौज भी ले गए ताकि दुनिया को दिखा सके कि वो कितने बड़े शांति दूत हैं। लेकिन सब जानते हैं कि जब अपने ही घर में दिया जलाने की औकात ना हो तो दूसरों के घरों की आग बुझाने का नाटक सिर्फ और सिर्फ एक तमाशा बनकर रह जाता है। अमेरिका की बात करें तो उसकी पुरानी आदत है पूरे मोहल्ले का चौधरी बनकर हर किसी की थाली में कंकड़ डालना और जब मामला बिगड़ जाए तो शरीफ बनने का दिखावा करना। व्हाइट हाउस में बैठे ट्रंप साहब को लगता है कि पूरी दुनिया उनके इशारों पर नाचेगी और जो उनके सामने घुटने नहीं टेकेगा उस पर वो प्रतिबंधों का हंटर चला देंगे। अमेरिका और उसके लाडले इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला करके पूरे इलाके को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया। ईरान ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया और हॉर्मुज की खाड़ी में ऐसा ताला लगाया कि पूरी दुनिया में तेल के दाम आसमान छूने लगे। अब जब अमेरिका की अपनी दादागिरी के चलते वहां के बाजार गर्मा गया तो वे पाकिस्तान जैसे प्यादों को आगे करके शांति का राग अलापने का नया पैतरा आजमाने लगा। पाकिस्तान के इस पूरे तेहरान दौरे को अगर ध्यान से देखें तो ये बगल में छुरी और मुंह में राम राम से ज्यादा और कुछ नहीं लगता। अप्रैल के महीने में जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर था तब पाकिस्तान ने बीच में कूदकर सीज फायर कराने की कोशिश की थी। एक अंतरिम समझौता भी हुआ, लेकिन अमेरिका की वही पुरानी आदत चित भी मेरी और पत भी मेरी के चलते वो समझौता हवा में उड़ गया। पिछले महीने जब पाकिस्तान की गारंटी वाला वो शांति समझौता पूरी तरह पटरी से उतर गया तो पश्चिम एशिया में फिर से बम और मिसाइलें बरसने लगी। पाकिस्तान की मध्यस्थता का हाल तो ये है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, लेकिन उनकी तथाकथित बातचीत का अब तक ढेले भर का नतीजा भी सामने नहीं निकल सका है। तेहरान पहुंचे आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी वहां की हुकूमत के सामने शांति के बड़े बड़े पुल बांध रहे हैं। पाकिस्तान सेना के बड़े बड़े बयानों में कहा जा रहा है कि ये दौरा मिडल ईस्ट के संघर्ष का एक टिकाऊ, शांतिपूर्ण और व्यापक समाधान निकालने के लिए किया जाए। रविवार को ईरान के विदेश मंत्री के प्रवक्ता इस्माइल बेगाई ने औपचारिक तौर पर बयान दिया कि पाकिस्तान की इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना और क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा देना है। लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान खुद को अमेरिका की नजरों में एक वफादार करिंदा साबित करने के लिए तेहरान के गलियारों की खाक छान रहा है ताकि वॉशिंगटन से उसे खुद हैरत मिल सके। पश्चिम एशिया के इस पूरे बवंडर की असली जड़ हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बनी हुई। ये वो संकरा समुद्री रास्ता है जहां से सामान्य दिनों में पूरी दुनिया की कुल ऊर्जा आपूर्ति का 5वां हिस्सा गुजरता है।
युद्ध की विभीषिका के कारण इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसी वजह से वैश्विक बाजार में तेल का संकट खड़ा हो गया है और अर्थव्यवस्था की खास सांसें फूलने लगी। अब अपनी इसी रणनीतिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए ईरान की संसद ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले विदेशी जहाजों से टोल यानी फीस वसूलने के प्रस्ताव पर मोहर लगाई। ईरान की एक एजेंसी के अनुसार अब जिन भी देशों के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने की इजाजत दी जाएगी, उन्हें अपनी जेब ढीली करनी होगी और समुद्री सेवाओं का भारी शुल्क चुकाना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ अमेरिका अपनी उसी पुरानी और घिसी पिटी आर्थिक दादागिरी पर आमदा हुआ है, जिससे उसने ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट का नाम दिया है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का कहना है कि ये अभियान ईरान और उसके मददगार देशों की कमर तोड़ने के लिए शुरू किया गया है। 20 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने ईरान को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर तेहरान उनके साथ समझौता करने में नाकाम रहता है तो अमेरिका उसके खिलाफ अब तक का सबसे विनाशकारी आर्थिक अभियान चलाएगा। यानी अमेरिका का सीधा सा रवैया है कि मेरी मुर्गी की एक टांग, अगर ईरान उसकी शर्तें नहीं मानता तो वो पूरे देश को दाने दाने के लिए मोहताज करने की अपनी नापाक कोशिश जारी रखेगा। व्हाइट हाउस की इस चौधराहट का असर अब दुनिया के 5 बड़े आर्थिक क्षेत्रों पर देखने को लगा है, जिन पर अमेरिका ने नए प्रतिबंध थोप दिए हैं। ईरान जिन रास्तों से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमाई करता था, अमेरिका ने उन रास्तों की नाकेबंदी करने का पूरा प्लान बना लिया है। इन 5 प्रमुख क्षेत्रों की डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी, टेक्नोलॉजी, सोना, एविएशन और शिपिंग सेक्टर शामिल। अमेरिका इन 5 रास्तों पर ताला लगाकर तेहरान की कमाई और उसके विदेशी व्यापार को पूरी तरीके से ठप कर लेना चाहता है। उसका मकसद यही है कि ईरान के पास बाहरी दुनिया से पैसा कमाने या व्यापार करने का कोई भी जरिया ना बचे। अमेरिका की ये मनमानी सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसने सेकेंडरी सैंक्शंस यानी द्वितीयक प्रतिबंधों की तलवार भी बाकी दुनिया की गर्दन पर लटका दी है। इसका सीधा मतलब यही है कि अगर कोई भी दूसरा देश या विदेशी कंपनियां ईरान के इन 5 क्षेत्रों में व्यापार करती हैं, जिससे ईरान को कोई आर्थिक फायदा पहुंचता है, तो अमेरिका उस पर भी अपने प्रतिबंधों का चाबुक चला देगा। अमेरिका उन कंपनियों को अपने बैंकिंग सिस्टम और अमेरिकी डॉलर की वित्तीय प्रणाली से बाहर उठाकर फेंक देगा। यानी जो भी देश ईरान के साथ हाथ मिलाएगा, अमेरिका उसे वैश्विक बाजार में अलग थलग करने की खुली गुंडागर्दी पर उतराएगा। हालांकि वॉशिंगटन ने अभी तक ये खुलकर नहीं बताया कि वो किन किन देशों पर अपने ये सेकेंडरी प्रतिबंध लगाने जा रहा है, लेकिन दुनिया जानती है कि चीन, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ईरान के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार हैं। अमेरिका की इस गीदड़ भपकी के कारण इन देशों को कंपनियों के सामने भी एक बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया है। अमेरिकी डॉलर और वहां के बैंकिंग ढांचे पर वॉशिंगटन का एक तरफा कब्जा होने की वजह से इन प्रमुख व्यापारिक समझौते को भी ये डर सता रहा है कि ईरान से कारोबारी रिश्ता जारी रखने पर उनका अपना अमेरिकी बाजार में टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिकी प्रतिबंधों का यह नया बवंडर भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापारिक हितों को भी सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत पर सीधे कोई अमेरिकी प्रतिबंध लग जाएंगे, लेकिन गेहूं के साथ गुण भी पिसता है वाली कहावत यहाँ पर सच होती दिख रही है। अगर भारत ईरान से कच्चा तेल खरीदने का प्रयास करता है तो अमेरिकी बंदिशों के कारण अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की प्रतिक्रिया और तेल की सुगल खरीद बेहद पेचीदा और मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा भारत को अपने व्यापारिक फैसले लेते समय अमेरिकी डॉलर में होने वाले लेन देन के भारी जोखिम को भी हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। भारत के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चिंता की बात ईरान का चाबहार पोर्ट है, जिसमें भारत ने अरबों रुपए का भारी निवेश किया हुआ है और जो भारत की मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए बेहद खास रुचि है यानी जगह है। अमेरिकी प्रतिबंधों के इस काले साए के कारण चाबहार बंदरगाह परियोजना के विकास और संचालन की गति पर ब्रेक लग सकता है। ईरान के साथ व्यापार करने वाली भारतीय कंपनियों को अब अमेरिकी नियमों के हिसाब से बहुत संभल कर फूक कर कदम रखना होगा। अमेरिकी निवेश रूप से भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाएगा कि वो ईरान के साथ अपने आर्थिक प्रतिबंधों को समेट ले, लेकिन भारत हमेशा से अपनी संप्रभुता और ऊर्जा जरूरतों को सर्वोपरि रखकर ही फैसले लेता है। इधर तेहरान की अंदरूनी राजनीति में भी इस संकट को लेकर घमासान मचा हुआ है।
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान रविवार को सरकार द्वारा दिए गए एक समझौते ज्ञापन यानी MOU का बचाव करते नजर आए। उन्होंने साफ कहा कि देश को इस समय जिस न युद्ध न शांति की अनिश्चितता और खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, उससे बाहर निकलने का यही सबसे समझदारी भरा और बेहतर रास्ता है। लेकिन वही दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ताकतवर प्रमुख मोहसिन रेजाई ने अपने पड़ोसी मुल्क को कड़े लहजे में ललकारा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी पड़ोसी देश ईरान की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की अमेरिकी साजिश में अमेरिका का मोहरा ना बने। अब ईरान के सामने अमेरिका की इस आर्थिक नाकेबंदी के बाद केवल 2 ही रास्ते बचते हैं। वो 2 रास्ते क्या है? पहला रास्ता ये है कि वो पूरी दुनिया से कट कर अलग थलग पड़ जाए और अपनी अर्थव्यवस्था को सिर्फ गुजारे लायक बनाकर घुट-घुट कर जिए। दूसरा रास्ता ये है कि वो अमेरिका के दबाव के आगे थोड़ा झुककर सामान्य स्थिति को तरफ लौटे और वैश्विक अर्थव्यवस्था में फिर से शामिल होने की कोशिश करें। लेकिन ईरान का गौरवशाली इतिहास गवाह है कि वो इतनी आसानी से अमेरिका के सामने घुटने टेकने वाला नहीं है। अमेरिका चाहे जितनी भी ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकॉस्ट चला ले, तेहरान का रुख पूरी तरह से आर पार की लड़ाई का नजर आ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिम एशिया का ये पूरा इलाका इस वक्त बारूद के ऐसे ढेर पर बैठा है जहां जरा सी भी चिंगारी महाविनाश तक ले जा सकती है। और ऐसे संवेदनशील माहौल में पाकिस्तान का एक शांतिदूत बनकर घूमना सिर्फ उसका अपनी नाकामियों और बदहाली पर पर्दा डालने की एक सस्ती कोशिश है। अमेरिका की चौधराहट और उसकी पाबंदियों ने पूरे वैश्विक बाजार को अस्थिर कर दिया है। पाकिस्तान अपनी चालबाजियों से अमेरिका को भले ही खुश कर ले, लेकिन तेहरान के सामने उसकी दाल नहीं गलने वाली। ये जंग अब सिर्फ 2 देशों की नहीं बल्कि अमेरिका के अहंकार और ईरान के स्वाभिमान की बन गई है, जहां शांति की उम्मीद फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आती है। इस पूरे घटनाक्रम का अगर निष्पक्ष विश्लेषण किया जाए तो साफ समझ आता है कि अमेरिका अपनी गिरती साख और डगमगाती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए नए पैतरे आजमा रहा है। वॉशिंगटन का मानना है कि वो पाबंदियों की धमकियां देकर दुनिया के हर संप्रभु राष्ट्र को अपने इशारों पर नचा सकता है। लेकिन जब सामने ईरान जैसा जिद्दी और दृढ़ इरादों वाला देश हो तो सुपर पावर की ये चौधराहट धरी की धरी रह जाती है। ईरान पहले भी दशकों तक कड़े अमेरिकी प्रतिबंध झेल चुका है और उसने हर बात अपनी शर्तों पर दुनिया से व्यापार के नए रास्ते निकाले। पाकिस्तान की भूमिका को देखा जाए तो इस पूरी बिसात पर महज एक इस्तेमाल किए जाने वाला प्यादा नजर आता है। इस्लामाबाद की अपनी अर्थव्यवस्था इतनी खस्ता हाल है कि उसे हर महीने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के आगे कटोरा फैलाना पड़ता है। जो मुल्क अपनी आवाम को सस्ती रोटी और बिजली मुहैया नहीं करा पा रहा, वो भला पश्चिम एशिया में जंग रुकवाने की औकात कैसे रख सकता है? आसिम मुनीर का ये तेहरान दौरा दरअसल पाकिस्तान की उसी पुरानी और घिसी पिटी चालबाजी का हिस्सा है, जिसकी तरह वो अमेरिका के सामने अपनी उपयोगिता साबित करना, अपनी खाली जेब भरने का जुगाड़ लगाता है। तेहरान की हुकूमत भी पाकिस्तान की इस दोहरी चाल से भली भांति वाकिफ है। ईरान जानता है कि पाकिस्तान एक तरफ तो उसके साथ भाईचारे और पड़ोसी होने का ढोंग रचता है, तो वहीं दूसरी तरफ वो अमेरिका और रियाद की गोद में बैठने से भी नहीं हिचकिचाता। यही वजह है कि आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी को तेहरान में भले ही औपचारिक कूटनीतिक तवज्जो दी गई हो, लेकिन ईरान के सुरक्षा सलाहकार और आला नेता पाकिस्तान के इरादों को पूरी तरीके से जानते हैं। मुंह में राम और बगल में छुरी रखने वाले पड़ोसियों पर यकीन करना तेहरान के लिए भारी पड़ सकता है। इस पूरे संकट में सबसे खतरनाक मोड़ तब आया जब 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका का सोचना था कि इस अचानक हमले से ईरान की रीढ़ टूट जाएगी और वो तुरंत घुटने टेक देगा, लेकिन तेहरान ने न केवल पलटवार किया बल्कि हॉर्मुज की खाड़ी में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाकर पूरे पश्चिमी जगत की नींद हराम कर दी। ईरान का सीधा संदेश था कि अगर उसका तेल नहीं बिकेगा तो वो खाड़ी देशों के तेल को भी दुनिया के बाजारों तक नहीं पहुंचाने देगा। अमेरिका का ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकॉस्ट दरअसल उसकी अपनी हताशा का प्रतीक है। जब वॉशिंगटन को लगा कि सैन्य धमकियों का ईरान पर कोई असर ही नहीं हो रहा, तो उसने आर्थिक मोर्चे पर आक्रामक नाकेबंदी का रास्ता चुना। सोना, क्रिप्टो करेंसी, शिपिंग, एविएशन और टेक्नोलॉजी पर पाबंदी लगाकर अमेरिका ईरान की जीवन रेखा काटना चाहता है। लेकिन आज की बहुध्रुवीय दुनिया में जहां ब्रिक्स जैसे संगठन मजबूत हो रहे हैं, वह किसी एक देश की आर्थिक तानाशाही लंबे समय तक टिक नहीं पाती।
हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स लगाने का ईरान का फैसला एक बेहद मास्टर स्ट्रोक का कदम माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी समुद्री सीमाओं और सुरक्षा सेवाओं का मुफ्त इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। जो देश अमेरिका के दबाव में ईरान का बहिष्कार करेंगे, उन्हें इस रास्ते से गुजरने के लिए भारी भरकम शुल्क देना होगा। इससे पश्चिम देशों की शिपिंग कंपनियों का लागत खर्च कई गुना बढ़ जाएगा, जिसका सीधा असर यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में महंगाई के रूप में दिखेगा। डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है कि ईरान को सबसे विनाशकारी आर्थिक मंदी में धकेल देंगे, उसकी चुनावी बयानबाजी का हिस्सा लगता है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन हकीकत ये कि अमेरिका की ऐसी धमकियों में अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी अजीज आ चुका है। तुर्की, चीन और यूएई जैसे देश पहले ही अमेरिकी डॉलर के विकल्प की तलाश कर रहे हैं। अगर अमेरिका ने इन देशों की कंपनियों पर जबरन सेक्रेटरी सैंक्शन थोपने की कोशिश की या बेवकूफ़ी की, तो इससे वैश्विक व्यापार में डॉलर का वर्चस्व और तेजी से गिरेगा। भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये स्थिति बेहद नाजुक संतुलन की मांग करती है। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाहों के विकास में न केवल करोड़ों डॉलर लगाए हैं, बल्कि ये बंदरगाह अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों तक भारत की सीधी पहुंच का एकमात्र जरिया है। अमेरिका की पाबंदियों का डर दिखाकर अगर भारत को चाबहार से दूर करने की कोशिश की जाती है, तो ये भारत के राष्ट्रीय और रणनीतिक हितों पर सीधा प्रहार होगा। दिल्ली को अपनी विदेश नीति का लोहा मनवाते हुए अमेरिका को यह साफ करना होगा कि भारत अपने फैसले किसी तीसरे देश के दबाव में नहीं लेगा। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरे की घंटी है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल आयात कराता है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव इसी तरह बना रहता है और तेल के दाम $100 प्रति बैरल के पार पहुंचते हैं, तो भारत में पेट्रोल, डीजल से लेकर आम जरूरतों की चीजें महंगी हो जाएंगी। और यही कारण कि भारत इस क्षेत्र में शांति तो चाहता है, लेकिन वो पाकिस्तान जैसे दिखावे की मध्यस्थता का हिस्सा बनने के बजाय तटस्थ रहकर कूटनीतिक रास्ते तलाशने में यकीन रखता है। ईरान के अंदर राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख मोहसिन रेजाई के बयानों में दिख रहा है कि अंतर साफ कि तेहरान में भी रणनीतिक मंथन जारी है। राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान देश को आर्थिक बदहाली से निकालने के लिए किसी भी व्यापारिक समझौते के पक्षधर दिखते हैं, जबकि रेजाई और ईरान की सेना या जीसी अमेरिका के आगे रत्ती भर भी झुकने को तैयार नहीं है। रेजाई का पड़ोसी देशों को सख्त चेतावनी देना दिखाता है कि ईरान अपने खिलाफ किसी भी तरह की पाबंदियां या घेराबंदी बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी और सेना प्रमुख आसिम मुनीर का तेहरान में ईरान के नेतृत्व से मिलना सिर्फ एक फॉलो अप बनकर रह गया है। पाकिस्तान की अपनी सरजमी पर आतंकवादी संगठन पल रहे हैं। बलूचिस्तान में विद्रोह भड़का हुआ है और खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान आए दिन पाकिस्तानी फौज को निशाना बना रहा है। जो हुकूमत अपने ही घर में सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रही है, उसका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुरक्षा और शांति की बातें करना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा हास्यप्रद लगता है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साबित कर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अब पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुकी हैं। जब भी कोई बड़ा देश अपनी मनमानी पर उतर आता है, तो ये संस्था सिर्फ मुख्य दर्शक बनी रह जाती है। अमेरिका का एक तरफा पाबंदियां लगाना और ईरान पर सैन्य हमले कराना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की खुली धज्जियां उड़ाता है। ऐसे माहौल में अगर हर देश अपनी ताकत के बल पर फैसले लेने लगे, तो दुनिया में सिर्फ जिसकी लाठी उसी की भैंस का कानून ही कायम रह जाएगा। अमेरिका की ये सोच कि वो ईरान को पूरी तरह से अलग थलग कर देगा 21वीं सदी के आर्थिक सच से मेल नहीं खाती। चीन पहले से ही ईरान से बड़े पैमाने पर तेल खरीद रहा है और उसके लिए उसने अपनी अलग वित्तीय प्रणाली बना ली है। रूस भी पश्चिम पाबंदियों को दरकिनार कर ईरान के साथ रक्षा और व्यापारिक साझेदारी बढ़ा रहा है। ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंधों का चाबुक सिर्फ उन देशों पर चलता है जो वॉशिंगटन के दबाव में आ जाते हैं, लेकिन जो आंख से आंख मिलाकर ट्रंप साहब की आंखों में आंखें डालकर बात करना जानते हैं, अमेरिका उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया का ऊंट किस करवट बैठता है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका अपने आर्थिक अहंकार को थोड़ा कम करता है या नहीं। अगर वॉशिंगटन ने ईरान की संप्रभुता का सम्मान करते हुए सम्मानजनक समझौते की राह नहीं चुनी, तो हॉर्मुज की खाड़ी में शुरू हुआ ये तनाव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो उसकी आंच केवल ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था उसकी चपेट में आ जाएगी।
अंत में यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के लिए भी यही सलाह है कि वो पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनना बंद करे। अमेरिका को खुश करने के चक्कर में तेहरान का चक्कर लगाने से ना तो कंगाली दूर होगी और ना ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी खोई हुई साख वापस आएगी। शांति दूत बनने का यह ढोंग रचने के बजाय अगर पाकिस्तान अपनी गिरती अर्थव्यवस्था और घर के भीतर पनपते आतंकवाद पर ध्यान दे तो शायद उसका कुछ भला हो सके, वरना इतिहास गवाह है कि दूसरों के खेल में मोहरा बनने वालों का अंजाम हमेशा भयानक ही होता है। खैर, आपकी इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें, जरूर बताएं और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा बेहद खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।